आप देख रहे हैं 3 बजे 3 खबर और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। 3 बजे में 3 बड़ी खबरें आपको बताते हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के सियासी संग्राम से, क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय जो सियासी संग्राम मचा हुआ है, एंटीलिया मामले से यह संग्राम शुरू हुआ था लेकिन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वसूली प्रकरण को लेकर विपक्षी दल पूरी तरीके से आक्रामक हो चुके हैं। महाराष्ट्र के वसूली प्रकरण को लेकर विपक्षी दल पूरी तरीके से आक्रामक है। विपक्ष बीजेपी सांसदों ने इस मसले को संसद में भी जोरदार तरीके से हंगामा किया और इसके बीच में आरोप में घिरे अब गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक बार फिर से शरद पवार का साथ मिल गया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने एक बार फिर से देशमुख का बचाव करते हुए कहा कि आप लोग पूछ रहे थे कि गृह मंत्री का क्या होगा। शरद पवार ने फिर से साफ किया है कि देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख पर लगे आरोपों में दम नहीं है। शरद पवार ने यह भी कहा कि आरोप में पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर ने कहा है कि फरवरी में उनको कुछ आदेश मिले थे। 5 फरवरी 15 फरवरी तक अनिल देशमुख कोरोना संक्रमित हो जाने के बाद अलेक्सिस अस्पताल नागपुर में भर्ती थे। इसका पर्चा भी है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी देशमुख 27 फरवरी तक घर में क्वारंटाइन थे। एनसीपी सुप्रीमो ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री तय करेंगे कि जांच कैसे होगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी वरिष्ठ अधिकारी को इसकी जांच करनी चाहिए। मुख्य केस क्या है? कुछ आइटम गाड़ी में रखे गए थे एंटीलिया के पास। ये जीप किसकी थी? हिरेन की थी या फिर किसी और की थी? उस मामले में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और वहीं महाराष्ट्र में वसूली को लेकर संसद में आज जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे से इस्तीफे की मांग तक कर दी है। आपको ये बता दें कि 25 फरवरी को देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास एंटीलिया से बाहर विस्फोटों से लगी एक स्कॉर्पियो मिली थी और इसी प्रारंभिक जांच में आतंकी कनेक्शन निकलने की भी बात हुई थी। हालांकि जल्द ही एनआईए ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे पर शक की सुई घूम गई और नया मोड़ आ गया। कुछ असर नहीं होगा। एक दूसरी जिन मिनिस्टर के बारे में एलिगेशन था, ये एलिगेशन जिस मिनिस्टर के बारे में था, इस मिनिस्टर की उस समय की स्थिति क्या होती ये साफ हो गया है। और ऐसे परिस्थिति में उनको इस्तीफा मांगना, बिकॉज yesterday I myself said it looks like a serious thing, but when I saw all the documents, I saw all the program, and I am convinced that this particular period he was in Nagpur, so question doesn't। मुरारी सिंह संवाददाता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे मामले को, क्योंकि संसद में आज इस मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ है और दूसरी बात यह है कि शरद पवार आज एक बार फिर से देशमुख के बचाव में नजर आए हैं। जी काजल, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि सबकी अटकनें टिकी हुई थी कि आखिर एनसीपी प्रमुख शरद पवार से जब अनिल देशमुख मुलाकात करके आए थे तब शरद पवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया था, लेकिन अब जब पूरी तरह से विपक्ष सरकार पर हावी हो गया तो ऐसे में शरद पवार जी ने जिस तरीके से आज बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं और ऐसे में उन पद से हटाया नहीं जाएगा। अब ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फैसला लेंगे कि जांच किस तरीके से की जाए। लेकिन पूरे विवाद के बाद अगर महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासत की बात करें तो आरोपों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार ने कहा कि वो 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक नागपुर के अस्पताल में एडमिट थे और 15 से लेकर 27 तारीख तक वो अपने ही घर में क्वारंटीन थे। तो अब देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, विरोधी पक्ष नेता, उन्होंने सीधा ट्विटर के जरिए हमला करते हुए पूछा कि अगर ये क्वारंटीन थे और अपने घर में क्वारंटीन थे तो फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे किया और किस तरीके से राठौर मामले में अपना पक्ष रखा। तो ऐसे अब बयानबाजी भी शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ एंटीलिया बाहर विस्फोट मामले की जांच चल रही थी, वाजे की गिरफ्तारी हुई है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक सियासत और पैसे की उगाही का मामला पूरी तरह से आसमान पर चढ़ चुका है। जी काजल, एक बड़ा सवाल यह है कि शरद पवार से अब तक जो सवाल पूछे जा रहे थे, शरद पवार उसका पूरी तरीके से जवाब नहीं दे रहे थे। हालांकि अभी कुछ देर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उनसे कई सवाल इस बात को लेकर पूछे गए, इस्तीफे को लेकर उनको नहीं पता। दूसरी बात, कोरोना वाली बात की, अनिल देशमुख को कोरोना हुआ था, उस पर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। और तीसरी बड़ी बात यह कि यूपी के बीजेपी के एक मंत्री ने वो वीडियो जारी किया है
जिसमें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अनिल देशमुख उस दिन जिस दिन उनको कोरोना बताया जा रहा है, लेकिन शरद पवार यहां पर बचते हुए नजर आए हैं। साफ साफ किसी सवाल का जवाब नहीं दिया उन्होंने। जी काजल, ये कहना गलत नहीं है। मीडिया के पूछे गए सवालों से एनसीपी प्रमुख शरद पवार कतरा रहे थे, लेकिन अगर बात करें उनके इस्तीफे पर तो उसे लेकर के जिस तरीके से अनिल देशमुख के कह सकते हैं कि सपोर्ट में वो खड़ा हुए हैं, ऐसे में विपक्ष हमलावर हो चुका है। अब सवाल यहाँ उठता है कि राजनेताओं की राजनीति में जो अहम मुद्दा है कि जो मनसुख हिरन था उसकी हत्या थी या आत्महत्या थी, एंटेलिया के बाहर जो विस्फोटक मिले थे वो आतंकवादी साजिश थी या राजनेताओं की साजिश थी। तो इन दोनों मुद्दों से हटकते हुए विपक्ष और सरकार कहीं न कहीं एक अलग मुद्दे की तरफ जा रही है, एक अलग विवाद की तरफ जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए। फहमीदा हसन हमारे साथ एनसीपी से जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, क्योंकि लगातार जो सवाल उठ रहे हैं अब वो ये उठ रहे हैं, अब तक तो सिर्फ अनिल देशमुख को लेकर थे, लेकिन अब ये है कि शरद पवार उनके बचाव में आ गए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, शरद पवार से कई सवाल पूछे गए, उन्होंने सभी सवालों के जवाब नहीं दिए। पहले आपका रिएक्शन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैडम अभी तक दोषी जो है उसके ऊपर दोष जो है वो कंफर्म हुआ नहीं है। इल्जाम जो है वो इल्जाम अभी तक साबित नहीं हुआ है मैम। और आप तो एक ही बार सवाल पूछेंगे तो कौन क्या जवाब देगा कि इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे, इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे, कैसे ले इस्तीफा? तो इल्जाम तो उनके ऊपर होने तो साबित। लेकिन जो आरोप परमवीर ने लगाया है साबित तो वो भी नहीं हुआ है, उसको लेकर उसको भी तो लगातार नकारा जा रहा है ना। उसके लिए भी महाराष्ट्र की सरकार इंतजार कर सकती है, पहले ही क्यों नकारा जा रहा है? नहीं, लेकिन इसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना कि परमवीर सिंह का जो लेटर है वो लेटर सही है, गलत है, क्या है। जांच जैसे एनआईए ने उनके सचिन वाजी की लगाई है तो वैसे परमवीर सिंह की भी लगानी चाहिए। और पवार साहब ने तो बोला है कि देशमुख साहब की भी जूनियर से जांच लगाई जाए। फहमीदा जी, जांच कराएगा कौन? क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है, बीजेपी अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रही है कि उद्धव ठाकरे सरकार मामले की जांच करवाए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन अब तक शुरू क्यों नहीं हो पाई? ये तो सरकार के हाथ में है ना। मैडम वही बोला है पवार साहब ने, जूनियर से ये जांच कराई जाए और परमवीर सिंह अगर सही है तो वो भी सामने आए और सचिन वाजी को भी सामने जो है मामला, तीनों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि क्या रियल में मामला है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपसे भी पूछना जरूरी है, क्योंकि अनिल देशमुख के लिए कहा जा रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। मेरा सवाल सुनिए फहमीदा जी मेरा सवाल सुनिए। अनिल देशमुख के लिए जो तारीख बताई जा रही है कि वो उस दिन हॉस्पिटल में थे, कोरोना पॉजिटिव थे, अब बीजेपी के मंत्री उसी तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो जारी करते हैं कि उस दिन अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस पर एनसीपी क्या कहेगी? उन्होंने जो 16 फरवरी का 20 फरवरी का जो बताया है कि 20 फरवरी का लेटर है कि 16 फरवरी ऐसा डेट है, उस दिन उनको कोरोना हुआ था, वो हॉस्पिटलाइज है। उसके भी जो पेपर है वो पेपर आ गए हैं और वो पेपर प्रेस में दिया गया है हॉस्पिटलाइज। फिर बीजेपी के मंत्री ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि ये अनिल देशमुख झूठ बोल रहे हैं, वो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके पास वीडियो है, ये मामला कहां से आ गया? परमवीर सिंह के जो लेटर के पहले ही बीजेपी वालों के पास में था कि ये 100 करोड़ का दावा है। बीजेपी वालों को तो क्या है, बीजेपी वालों को सारा काम यही करना है कि अपने गृह मंत्री को नहीं देखते हुए दूसरे के गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाना है। और ये मुकेश अंबानी के घर के बाहर की अगर बात करें तो ये जिलेटिन आया कहाँ से? क्योंकि उनके वहाँ तो अगर एक आदमी रिटर्न आता है, एक आदमी तो अभी आज मुंबई की परिस्थिति ऐसी कि एंटेलिना के रास्ते के बाहर वो एक आदमी जाता है और वो रिटर्न आता तो उनका सिक्योरिटी गार्ड कभी का कभी पूछता है कि आप रिटर्न यहाँ से कैसे आए। तो ये गाड़ी 24 घंटा उधर खड़ी थी, तो जब भी क्यों सवाल कोई उठाया नहीं गया? उसकी जांच को छोड़ के सारे गृह मंत्री के पीछे लग गए। उनका जो देश का जो गृह मंत्री है वो तड़ी पार है होने के बावजूद, उनके ऊपर आरोप सिद्ध होने के बावजूद भी उनके ऊपर सब भी साजे हुए हैं। उनका राजीनामा मांगना चाहिए कि महाराष्ट्र का मंत्री का राजीनामा मांगना चाहिए?
सचिन वाजे पर कार्रवाई हुई है ना इस मामले में, एंटीलिया मामले को लेकर तो सचिन वाजे पर कार्रवाई की गई है, अब क्या दिक्कत है फिर? की इंक्वायरी जैसे ऊपर की जांच एजेंसी को दी जाए वैसे परमवीर सिंह की भी दी जाए, और हम तो चाहते हैं कि हमारे गृह मंत्री की भी दी जाए। हम कहाँ इसमें जांच के बीच में हम कहाँ आ रहे हैं? आपको जांच करवानी हो, नहीं, जांच के बीच में आएंगे नहीं, जांच के बीच में आएंगे नहीं, जांच तो खुद करवानी पड़ेगी ना, जांच तो खुद महाराष्ट्र की सरकार कराएगी। और जांच अगर महाराष्ट्र के अंदर जो भी कोई जांच होगी उसकी रिपोर्ट भी गृह मंत्री को दी जाती है। फहमीता जी मेरा सवाल सुनिए, आप मेरा सवाल तो सुनिए आप, कि महाराष्ट्र के अंदर जो भी कोई जांच होगी, चाहे वो कोई भी मामला हो, उसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी गृह मंत्री को। अब उन्हीं की जांच करनी है तो ये भी तो सरकार के हाथ में है, सीएम ही कराएंगे ये वाली जांच भी, विपक्ष तो कराएगा नहीं। सेंट्रल एजेंसी आई है ना बीच में, एनआईए को लाया गया है ना। हेलो, ठीक है, हाँ बोलिए आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, सेंट्रल एजेंसी लाई गई है, और आप जैसे बोल रहे हैं कि सारी की सारी जो गेम है वो बीजेपी की ही गेम है, क्योंकि इनको अभी तक हजम नहीं हो रहा है। मी पुन्ना येल के चक्कर में इन्होंने अभी 2 साल से यही काम किया है कि कोई भी रिश्ते से महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है उसको कोई ना कोई रिश्ते बदनाम करके उनको आज रास्ते से हटा के उनको महाराष्ट्र की सत्ता लेनी है। चलिए, बदनाम किया जा रहा है या फिर सच्चाई सामने आने पर ही ये तो पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगला सवाल मुरारी मेरा आपसे होगा, क्या चल रहा है इस समय महाराष्ट्र की सियासत में, चल क्या रहा है? क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लग रहा है और राष्ट्रपति शासन की मांग वहां पर की जा रही है, हंगामा किया जा रहा है, इस्तीफे की मांग की जा रही है गृह मंत्री के, चल क्या रहा है वहां पर? लेकिन सरकार कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, एनसीपी कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, सारे आरोपों को पूरी तरीके से नकार दिया है। काजल, देखिए जिस तरीके से फहमीदा जी ने भी पूरे सवालों को टालते हुए उन्होंने कहा कि आखिर इस्तीफा क्यों दे, अगर इस्तीफा क्यों देंगे, परमवीर सिंह जो मुंबई के कमिश्नर थे और यही सरकार ने उन्हें कमिश्नर पद पर बैठाया था, आखिर परमवीर सिंह को उनकी पद से क्यों हटाया गया? इसका जवाब तो एनसीपी को या गृह मंत्री अनिल देशमुख को देना चाहिए था। उससे बड़ी बात है कि जब इस मामले में वाजे की गिरफ्तारी हुई और जब आज और कल में पूछताछ के बाद 2 और लोग सामने आए हैं और कहीं न कहीं सच्चाई सामने निकल रही है, तो एनसीपी या महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले में एनआईए के साथ मिलकर जांच कराने में इनको आपत्ति क्या है? सबसे बड़ा सवाल है ये, चाहे वो हाई प्रोफाइल सुशांत सिंह का मामला हो, उसमें भी सीबीआई जांच को लेकर के महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से खफा थी। अब ऐसे में इस मामले में भी एनआईए जिस तरीके से समय से पहले जिस तरीके से सारी चीजों को सामने ला रही है, उसे लेकर ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार महाराष्ट्र सरकार से इस्तीफे की मांग की जा रही है, बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है और इसी को लेकर आज संसद में जमकर हंगामा किया गया। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011454545
45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक फिर स्वागत है आपका। 3 बजे की दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक अखबार की कटिंग शेयर की है। आपको बता दें कि अखबार की कटिंग में बीजेपी का एक विज्ञापन है। इस विज्ञापन के आधार पर ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि बार बार दोहराने पर भी झूठ झूठ ही रहता है। दरअसल अखबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ एक विज्ञापन छपा है और ये विज्ञापन पहले 14 फरवरी को छपा, उसके बाद 25 फरवरी को एक बार फिर से छपा। इस विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ एक महिला की तस्वीर है और इस तस्वीर के साथ लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मुझे अपना घर मिला। सिर के ऊपर छत मिलने से तकरीबन 24 लाख परिवार आत्मनिर्भर हुए। साथ ही आइए और एक साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच करते हैं। इसके साथ ही एक नारा लिखा है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बंगाल। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विज्ञापन में जिस महिला की तस्वीर छपी है उसका नाम लक्ष्मी देवी है। लक्ष्मी देवी के पास अपना कोई घर नहीं है। वो 500 रुपये महीने किराए के एक छोटे से कमरे में रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लक्ष्मी देवी को ये भी नहीं पता है कि उनकी ये तस्वीर कब खींची गई और अब इसी विज्ञापन के बहाने विपक्ष मोदी सरकार पर झूठे प्रचार का आरोप लगा रहा है। तो विपक्ष एक बार फिर से मोदी सरकार पर झूठे प्रचार का आरोप लग रहा है, क्योंकि जिस तस्वीर में एक महिला दिखाई दे रही है वो महिला प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। वो एडवर्टीजमेंट है जिसमें बताया गया कि उस महिला को घर मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री की जो योजना है उसी पोस्टर में ये महिला है, लेकिन जब पड़ताल की गई तो इस महिला के पास कोई घर नहीं है अपना। ये 500 रुपये महीने के किराया देकर एक छोटे से कमरे में रहती है। और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ उम्मेद सिंह बीजेपी नेता इस समय जुड़ चुके हैं। उम्मेद जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। उम्मेद जी, अब तक तो हम लगातार देख रहे थे कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर रहती ही है, लेकिन राहुल गांधी ने एक तस्वीर शेयर की है ट्विटर पर जिसमें एक महिला की फोटो है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उस महिला को घर मिला है, ये उसमें कहा गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। झूठे प्रचार का आरोप राहुल गांधी बीजेपी पर लगा रहे हैं। ये किस प्रदेश का है मसला मैडम? हाँ जी, ये बंगाल की बात हो रही है। बंगाल की बात हो रही है। जी 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 जी। असल में काजल जी, बंगाल की हालत बहुत दयनीय स्थिति है। वहाँ पे सरकार जो है, ममता दीदी की सरकार में इतने घोटाले हो रहे हैं कि अगर सरकार बदली, जिस तरह से वहाँ की जनता पूरी तरह से उत्साहित है आज भाजपा को लाने के लिए, और भाजपा की सरकार बनी तो एक एक जांच में आप देखेंगे कि डेली कुछ न कुछ पर्चे खुलेंगे। जिस तरह से अभी तो केवल काजल का कोयला का जो है खदान खुला है और उसमें लोग जेल जाना शुरू हो गए हैं। अभी इसी तरह से अभी जिस तरह से बताइए कि इससे कितना बड़ा शर्मनाक बात है कि उस महिला को प्रधानमंत्री योजना के तहत जो स्कीम दी गई पूरे देश को, और वहाँ पे जो है उस महिला को दिखा दिया गया कि मिल गया, महिला जो है किराए के मकान पे रह रही है। इस तरह के, ये तो एक केसेज है, इस तरह के बहुत सारे तमाम केसेज निकलेंगे, बहुत सारे केसेस अभी निकलेंगे इस तरह के। ये तो सरकार चेंज होने दीजिए 2 मई को, उसके बाद देखिए कि हालत क्या है। ठीक है। हमाम वाहिद हमारे साथ कांग्रेस से इस समय जुड़ चुके हैं। हमाम जी, मेरा सवाल आपसे ये होगा, एक बार फिर से मोदी सरकार पर कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक महिला को घर मिला है, ये बात अखबार में छपी है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि ये बात झूठ है और बार बार बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता। आपका रिएक्शन? बिल्कुल, पहले जिससे भारतीय जनता पार्टी की यही मानसिकता रही है कि झूठा प्रचार करके, दुष्प्रचार करके। इससे पहले अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने
अपने ट्विटर हैंडल से लेखपाल की नियुक्ति करके उन्हें नौकरी दे देते हैं, जबकि वास्तविकता ये है, सच्चाई ये है कि वो वैकेंसी आई ही नहीं। तो दुष्प्रचार करके बहुत दिनों तक जनता को छल चुके हैं। अब जनता उससे जाग चुकी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लुभावी वादे थे सब नाकाम हो गए। काजल जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, उज्ज्वला योजना, आज स्थिति क्या है? उज्ज्वला किसी के अकाउंट में सब्सिडी नहीं आ रही है। 85% महिलाएं ने मजबूर हो गई वो चूल्हा फूकने पर। उज्ज्वला योजना इनके औहदे में गिर गई है। सरकार हर मोर्चे पे नाकाम हो चुकी है। अब दुष्प्रचार करके, और जो लोग बंगाल की बात करते हैं, बंगाल में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के नाम पे ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बंगाल में इनके पास प्रत्याशी नहीं है, कांग्रेस के नेता को ये प्रत्याशी घोषित कर दे रहे हैं। स्थिति ये है, ये मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, उमेश सिंह जी जवाब दीजिए। दुष्प्रचार लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और लगातार सिर्फ और सिर्फ प्रचार ही किया जा रहा है। उतना काम नहीं हो पा रहा है जितना प्रचार किया जा रहा है, उतनी योजनाएं नहीं हो पा रही है जितना उसका लाभ बताया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में और जिस तरह से वो प्रधानमंत्री काल में कहीं भी कोई भी चीज इनको पच नहीं रहा है, क्योंकि ये विपक्षियों की हालत हो गई है, बिल्कुल सफाया कर दिया है देश ने यही गलत बयानबाजी करते करते। इनको जो है, जब कश्मीर को लिया गया तो वो भी इनको गले नहीं उतर रहा था कि कैसे हो गया। जब कहीं पे भी कुछ हुआ तो उसके लिए ये सेना के ऊपर भी आरोप लगाते हैं कैसे हो गया। कहीं भी इनको कभी भी बचेगा ही नहीं, क्योंकि इन लोगों के पास कोई चीज रह नहीं गया है। इनको इतना समय दिया है देश की जनता ने कि ये लोगों ने 50 साल तक कुछ नहीं किए, वही आज दूसरे के डाउटफुल में अपना हवा बनाते हैं और बाद में वो जो है वो पतंग की तरह जो है वो पूरा कट के उड़ जाती है, बातें वो रह नहीं जाती। आज जनता के हित में जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो पूरी तरह से जमीन से लेकर के और ऊपर से शुरू होता है और जमीन तक लोगों के पास जाता है। आज कुछ जा रहा है तो आज पूरा जनता खुश है कि आज खाते में पैसा जाता है, वरना वही कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी क्या कहते थे कि 100 रुपए चलता था तो 10 रुपए पहुंचता था जनता के पास, किसानों के पास, गरीबों के पास। आज 100 पड़ता है तो 100 के 100 उनके खाते में शो करता है, उनके खाते में पहुंचता है। ये भाजपा की नीति है, ये भाजपा की रणनीति है, ये भाजपा की देन है। वो इन लोगों को कोई भी चीज पे एक भी चीज नहीं बता सकते हैं कि क्या होता। जहां सरकार दूसरे की है वहां अगर कहीं कुछ हुआ है तो उसकी जांच होगी, और इसीलिए जनता उनसे नाराज भी है, ममता दीदी से। आज जिस तरह से उनको किसानों को नहीं दिया 6,000 रुपए। ठीक है, लास्ट रिएक्शन वाहिद जी आपसे लूंगी। अगर मोदी सरकार कुछ करती है तो आपको डाइजेस्ट नहीं होता है? मोदी सरकार बेचो नीति पे काम कर रही है। जो लोग कांग्रेस के 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं, कांग्रेस का बनाया हुआ संसाधन को ये सरकार बेच रही है। पहले अपने टर्म में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं थी उनका फीता काटा, और दूसरे कार्यकाल में इनको फीता काटने का मौका नहीं मिल रहा है। बेचो नीति पे सरकार चल रही है। अगर कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया तो किस चीज के, कौन से संसाधन को ये बेचने का काम कर रहे हैं? इन्होंने वादा किया था 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, इन्होंने 15 लाख अकाउंट में आने का वादा किया था। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की भी कमी है। तो जिस तरीके के आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, सीधे सीधे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर 3 बजे की आपको बताते हैं, जो कि बंगाल से जुड़ी हुई। पूरी तरीके से बंगाल में घमासान मचा हुआ है इस समय इलेक्शन को लेकर। बीजेपी और टीएमसी में सीधी टक्कर इस समय राज्य में हो रही है। देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कई राजनीतिक दलों में जबरदस्त जोर आजमाइश चल रही है। लेकिन राजनीतिक पंडितों से लेकर आम जन तक के अंदर सबसे ज्यादा दिलचस्पी बंगाल को लेकर है। खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल विधानसभा का चुनाव काफी अहम है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के तमाम राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेता मैदान में जिस तरीके से पसीना बहा रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस चुनाव को जीतना पार्टी के लिए कितना मायने रखता है। उसके सामने 2 बार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो तीसरी बार राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार के आरोप लगातार झेल रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने लिए अस्मिता के वोट मांग रही हैं और बार बार बीजेपी को बाहरी बताकर खारिज कर रही हैं। बकौल ममता बनर्जी बीजेपी नेता, उनका
कुछ ना कुछ खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार ममता बनर्जी खुद को संभालने की कोशिश कर रही हैं और तीसरी बार बंगाल की सत्ता में काबिज होने का प्रयास लगातार ममता बनर्जी की तरफ से जारी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।